चंद मुलाकातों में मैं उसे रिश्ते का कह दूं। चंद मुलाकातों में शादी का तो सोच लिया तुमने। शरीन आई थी, वो बता रही थी कि दादा ने उसके लिए तुम्हारा रिश्ता दिया था और तुमने दादा को कहा था ये सब करने के लिए। दादा की ख्वाहिश थी और बिलफर्ज अगर वो मान भी जाती तो मैं इनकार कर देती, क्योंकि जिसको मैंने कहना था मैंने खुद कह दिया था। बेटी बागी हो रही है ऐसे इंसान के लिए जिससे मिले उसे बमुश्किल 4 दिन हो गए। लगता है आरिफ भाई ने खुद को बहुत मजबूत समझ लिया था और अंसा को बहुत कमज़ोर। उसे लगता था कि सारी प्रॉपर्टी हथिया कर वो जल्द से जल्द इस घर का मालिक बन जाएगा, लेकिन अंसा जमील के साथ भी बहुत सारे लोगों की सपोर्ट है। आखिरकार उसके दोस्त का अब्बू जो कि पुलिस लेकर पहुंच जाता है और साथ में एक वकील भी, ताकि अंसा की जायदाद का हिस्सा उसे दिलवा सके। आरिफ भाई को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो बार बार अंसा को टारगेट करता है और उसकी बेइज्जती करता है, जबकि जैसे ही वो हाथ बढ़ाने लगता है तो अंस आगे आ जाता है और उसे कहता है कि आप उस पर हाथ नहीं उठा सकते, ना ही ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हैं। तो वो कहता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें देख लूँगा, लेकिन उसको इतनी बातों का मौका ही नहीं दिया जाता। पुलिस वाले अरेस्ट वारंट लेकर आए होते हैं आरिफ भाई का, एक तो इस वजह से कि घर के मालिक होने की वजह से उसे घर में नहीं घुसने दिया जा रहा था। इसी वजह से बहुत बड़ा स्टेप ले चुकी थी अंसा ने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया था, जबकि उसकी भाभी जो कि बार बार उस पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आ रही थी। यही एक तरीका बचा था जिससे अंसा अपनी खोई हुई इज्जत को वापस बहाल कर सकती थी, जबकि आरिफ भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे जलील करने में। अब वो अपने घर में आ जा सकती है। उसे लगता था कि अगर उसने ये स्टेप ना लिया तो वो मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड यानी अंश की भी बेइज्जती करेंगे, जबकि वो उसको अच्छे तरीके से बता चुकी थी कि इस घर में मेरे साथ साथ अंश भी आएगा, जो कि आरिफ भाई को अच्छा नहीं लगा। दूसरी तरफ मुरसलीन शहरीन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। उसे लगता था कि उसकी बेटी बागी हो चुकी है। जब शायान को पता चलता है फ़हम कुरैशी का तो उसे भी बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि वो कल तक मेरा दुश्मन था और आज तुम उसे आइडियलाइज़ कर रही हो। क्या तुम्हें ज़रा भी सोचने समझने की सलाहियत बाकी नहीं रही है? तुम खुद सोच सकती हो कि कल को जो हमारे दुश्मन थे वो आज दोस्त कैसे बन सकते हैं। तो मुरसलीन अप्रिशिएट करता है शायान को और कहता है कि पहली दफ़ा तुमने कोई अकल की बात की है। शहरीन को ये बात समझ नहीं आ रही जो मुझे और तुम्हें आ रही थी। ये बात मेरे दिल में भी थी जो मैं कहना चाहता था, लेकिन मैं शर्मिंदगी के मारे कह नहीं सका शहरीन को, लेकिन शायान ने बहुत अच्छा किया कहकर। दूसरी तरफ अंसा जो यूनिवर्सिटी जाने से बहुत घबरा रही थी कि लोग बहुत बातें करेंगे और उस पर और अंश को कैसी नज़रों से देखेंगे, लेकिन उसका सारा का सारा जो भी गुमान था दूर हो गया था। जैसे ही यूनिवर्सिटी में इंटर होते हैं तो उसके क्लासमेट्स बहुत अच्छे से उसका वेलकम करते हैं और अपने की हुई गलतियों और जो जो बदतमीज़ियाँ उसके साथ कर चुके थे उसकी माफ़ी मांगते हैं और उससे वादा करते हैं कि हम आज के बाद तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। हमें खुशी हुई कि तुम दोनों एक हो चुके हो। अंश को भी बहुत खुशी होती है क्योंकि वो ही तो लेकर अंसा को आता है इस वजह से, ताकि वो जो भी ड्रामा से गुजर चुकी है उसे भूल जाए। और उसके कुछ दोस्त तो मीठा भी घर से बनाकर लाते हैं ताकि दोनों का मुंह मीठा करवा सके और यूनिवर्सिटी वाले खुश होते हैं। अंसा जमील और अंश की जोड़ी को देखकर बहुत खुश, लेकिन शहरीन को जो बार बार मुरसलीन मना कर रहा था वो इस बात को मानने से बिल्कुल कासिर थी और वो कहती थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि फ़हम कुरैशी ऐसा निकल आए। जब वो अपनी आंखों से फ़हम कुरैशी को किसी और लड़की के साथ गाड़ी में बैठा हुआ देखती है तो उसके पांव तले ज़मीन निकल जाती है। वो उसका पीछा करते करते होटल में पहुंचती है तो वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि वो तो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल रहा था। वो घर जाकर बहुत रोती है और बहुत डिसहार्ट होती है इसको लेकर कि वो तो बहुत आगे तक सोच चुकी थी। फ़हम कुरैशी के ख्वाब देख रही थी, उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देख रही थी, लेकिन फ़हम कुरैशी को पता चल चुका था कि शहरीन ने कहीं ना कहीं उसे देख लिया है। इसीलिए वो फ़ोन मिलाकर फ़ौरन से कह देता है कि वो मेरे दोस्त की कज़न थी, शायद वो शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आई है और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैं बार बार उसे कह रहा था, उसे लहंगा लेना था अपनी शादी के लिए। उसे बहुत ज़्यादा बातों में घुमा चुका था शहरीन को। शहरीन भी अपने किए हुए और जो कुछ वो सोच रही थी उस पर शर्मिंदा होती है कि फ़हम कुरैशी तो बहुत सच्चा और खरा इंसान है और मैंने उसके बारे में ऐसा सोचा। उसकी माँ भी खुश होती है। दोनों माँ बेटियाँ चाहती थी कि वो इतने बड़े घर की शहरीन बहू बन जाए और पैसों में ऐश करे जो कि वो डिज़र्व करती थी, जबकि शहरीन इतनी अंधी हो चुकी है फ़हम कुरैशी की मोहब्बत में। उसे नज़र नहीं आ रहा कि फ़हम कुरैशी सिर्फ़ और सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहता है। वो उसको सिर्फ़ और सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा है ताकि अपना भरोसा जितलाकर उसे फार्म हाउस पर लेके जा सके और वहाँ पर जैसे बाकी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब की है एक दफ़ा शहरीन की भी करे और फिर उसे बताए कि मैंने आज तुमसे अपने भाई का बदला ले लिया। क्या तुमने नहीं सोचा था कि मेरे भाई का मैं तो एक कतरा खून
उनका माफ़ नहीं करता और तुम्हारे भाई ने उसकी पूरी टांग तोड़ दी और तुम्हारे लिए बात मैटर नहीं करती थी, इसलिए तुम्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था, जो कि मैं सिखा चुका हूँ। शहरीन अब बहुत पछताएगी ये सारी बातों को लेकर, लेकिन अब क्या हो सकता है जबकि चिड़िया चुग गई खेत। इससे पहले जैसे ही अंसा घर आती है तो आरिफ भाई की बहुत सारी घटिया बातों का जवाब देना चाहती है, तो अंशु उसे रोक लेता है और कहता है ये मौका नहीं है, इनको बोलने दो, वो जो कहते हैं उनकी सुनती रहो। लेकिन अंसा कहती है ऐसे कैसे कह सकते हैं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बाप का नाम इस तरह से ये ले मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। शायद कि मेरे भाई की नीयत का मेरे वालिद को बहुत अच्छे से पता था, इसलिए उन्होंने मुझे पूरा घर, आधा हिस्सा मुझे देकर गए थे, सारे का सारा घर आरिफ भाई के नाम नहीं किया। अब आरिफ भाई समझते हैं कि ये सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टी है और वो उसमें अपना हक जताना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मुरसलीन ताया ने तुम्हारे हक पर डाका डालने की कोशिश की थी, मेरा भाई भी वही सब कुछ कर रहा है। अगर तुम अपना हक ले सकते हो तो मैं क्यों नहीं ले सकती। मैं इनको कभी अपना हक माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि इन्होंने मुझे ये सब कुछ अपनी जेब से नहीं दिया, मेरे बाप ने मुझे दिया था और इसको ये लेने से कोई मुझे रोक नहीं सकता। इसीलिए आरिफ भाई को वो खरी खोटी सुनाकर वहाँ से निकल आती है। मुरसलीन अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान है, कभी बार बार फ़ोन करके इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो यूनिवर्सिटी भी है या नहीं, कभी गाड़ी उसके पीछे पीछे घुमाते हैं ताकि शहरीन को अकल आ जाए, कहीं उसकी बेटी की ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए। शहरीन ने इतना बड़ा दुख मुरसलीन को दिया है, जो बाप सारी ज़िंदगी उसके इशारों पर नाचता रहा, आज वो उसको तिगनी का नाच नचा रही है, उसको शर्म नहीं आ रही। इस बात की शर्मिंदगी के अंसा को बहुत ज़्यादा होती है कि मुझे तो इतनी बातें शहरीन सुना कर गई थी सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि अंश से शादी के लिए किसी ने मुझे रोका नहीं, लेकिन तुम्हें तो सब रोक रहे हैं, तुम क्यों नहीं रुक रही। ये सबसे ज़्यादा उसके लिए गिल्टी बात थी, इसलिए वो अंदर चली जाती है, जबकि उसकी माँ डांटने लगती है अंसा को कि तुम्हें कैसे जुर्रत हुई कि तुम मेरी बेटी को ऐसी बातें सुनाओ। लेकिन जो बातें शहरीन कर चुकी थी अंश को वो सही से बता देती है कि इस तरह मुझे शहरीन ने बकवास की है, क्या तुम वाकई उससे शादी करना चाहते थे। लेकिन इनकार कर देता है अंश और कहता है मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, ये दादाजी की ख्वाहिश थी, मेरी ख्वाहिश तो नहीं थी, मुझे जो पसंद था मैंने उसे बता दिया था। लेकिन शहरीन शादी के लिए तैयार हो चुकी थी, जबकि उसकी माँ कह रही थी कि तुम मुझसे फाहम कुरैशी से रिश्ते की बात करो, तो वो कहती है चंद मुलाकातों में मैं रिश्ते की बात कैसे कर दूँ। तभी शहरीन की माँ उससे कहती है कि तुम क्यों नहीं कह सकती, जब तुम शादी का सोच सकती हो तो तुम रिश्ते का भी कह सकती हो, इससे पहले कि बात बहुत आगे बढ़ जाए तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ थोड़ी थोड़ी खफा नज़र आती है अंश से कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है, क्या तुम वाकई शहरीन को पसंद करते थे। तो अंश जैसे ही नफ़ी में सर हिलाता है तो अंसा हंसने लगती है, उसे लगता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डराने के लिए ऐसा किया था, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, जबकि मैं जानती हूँ कि शहरीन किस कैटेगरी की लड़की है। इसके बावजूद तुम ऐसे पॉजिटिव होकर सोच रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया तुम्हें तंग करने में। जबकि अंश उसे कहता है कि अंसा तुमने गलत किया है, तुम जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और बहुत ज़्यादा तुम्हें पसंद भी करता हूँ, इस वजह से मैं चाहता ही नहीं कि मैं अपने रिश्ते में बेईमानी करूँ। तुम ऐसा सोचना भी मत कभी भी कि मैं किसी और के बारे में सोच सकता हूँ। तो अंसा उससे कहती है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें तंग कर रही थी, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था, मैं जितना तुम पे भरोसा करती हूँ शायद मैं इतना अपने आप पर भी नहीं करती, लेकिन मुझे एक ही रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़िंदगी में कभी धोखा मत देना। इस वजह से मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने साथ किया हुआ धोखा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अंश भी उसे यकीन दिलवाता है कि ज़िंदगी के हर सफ़र में उसके साथ रहेगा, उसे कभी तंग नहीं करेगा। शहरीन अपने बाप के मना करने के बावजूद मिलने के लिए पहुंच जाती है फाहम कुरैशी को, क्योंकि वो इश्क में इतनी अंधी हो चुकी थी, ना अपनी माँ की बात की वैल्यू दे रही थी ना ही अपने बाप की बात को, जबकि उसे सब समझा रहे थे कि फाहम कुरैशी अच्छा लड़का नहीं है। उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को इस हालत तक पहुँचाया है कि वो साइको की ज़िंदगी गुजार रही हैं आज, और एक तो इतनी स्वेयर पेशेंट है तक कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम्हारे बाप का दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहा था, लेकिन शहरीन ये सारी बातें मानने से इनकार कर रही थी, कह रही थी हो सकता है बाबा के दोस्त को गलतफहमी हुई हो, यानी उसके कहने का मतलब था कि सबको गलतफहमी हो सकती है लेकिन शहरीन को गलतफहमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो दुनिया की सबसे अक्लमंद और सियानी बेटी है, इस वजह से वो कोई भी फैसला ऐसे नहीं कर सकती। लेकिन उसे क्या पता कि जो सियानापन उसका बाद में खुलकर सामने आएगा उसके लिए वो सारी ज़िंदगी मलामत में रहेगी और अपने माँ बाप के
उससे नज़रें मिलाने के भी शायद काबिल ना रहे, क्योंकि फ़ाहम कुरैशी कोई आम लड़का नहीं था। उसके बारे में जो भी बातें उसका बाप उसे बता रहा था वो बिल्कुल सच थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका मशगला है लड़कियों से दोस्तियाँ करना और बाद में उनको ऐसा रोग लगाना जो कि सारी ज़िंदगी वो अपने गिल्ट से बाहर ना आए। और कई लड़कियों ने तो खुदकुशी भी की है इस मामले में जाकर कि फ़ाहम कुरैशी ने उनको इस हद तक टॉर्चर किया था। लेकिन शहरीन ये सारी बातें इसलिए नहीं मानती क्योंकि उसके दिल में जो भी उसने अभी तक ड्रामा रचाया है उसको अकॉर्डिंग उसे लगता है कि फ़ाहम कुरैशी जैसा लड़का तो ज़िंदगी में उसे मिल ही नहीं सकता था। इसीलिए तो वो उसके किसी लड़की के साथ देखकर रोने लगती है कि शायद उसे लगता है कि फ़ाहम कुरैशी किसी और को पसंद ना कर ले। लेकिन फ़ाहम कुरैशी भी कोई ज़ाहिरी बात है इतनी लड़कियों के साथ खेल चुका था, तो वो ऐसे छोटी मोटी लड़कियों को तो अपनी उंगलियों पर नचा सकता था। इसीलिए जैसे ही वो शहरीन को नचाता है तो शहरीन भी खूब नाचती है। शहरीन की एटीट्यूड इतना है कि वो अंसा का गुनगुनाना भी बर्दाश्त नहीं करती और उसे आकर कहती है ये जो पेंटिंग तुम लगा रही हो ये पुप्पो के पैसों से आई है। जबकि अंसा चुप करके उसकी बातें सुनती है और कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि तुमने अंश जैसे लड़के को पसंद किया। जबकि अंश जैसा लड़का तो हकलाता है, वो किसी के सामने बात नहीं कर सकता। लेकिन अंसा ऐसा नहीं सोचती थी क्योंकि एक ट्रेलर वो अभी देख कर आई थी अंश का, जो कि उसके भाई के सामने हुआ था। अंश ने आरिफ भाई जैसे इंसान को चुप करवा दिया सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो अंसा पर कोई बात ना कर सके, उसे फुल प्रोटेक्शन दी। तो ये कैसे कह सकती है कि अंश मेरे लिए ठीक नहीं था? वो सिर्फ उसके सिक माइंड पर हंस ही सकती थी, इसलिए वो खूब हंसती है जब इस तरह की बातें शहरीन करती है। उस अंसा को लगता है कि ये अभी तक अपने आपे में नहीं है इस वजह से, या मेरी शादी इससे बर्दाश्त नहीं हो रही, या शायद इस तरह वो अपनी सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। जबकि अंसा को बहुत अच्छे से पता था कि फ़ाहम कुरैशी और इसका क्या किस्सा चल रहा है। वो उसकी और उसकी माँ की बातें सुन चुकी थी।